अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक तहरीक इंसाफ का नौजवान कारकुन तालिब इल्म जिसके ट्विटर पर महज चंद दर्जन फॉलोअर्स हैं, वो फ़ौजी शहदा की तौहीन करते हुए एक ट्वीट करता है। फिर इस ट्वीट पर बड़े बड़े नाम तनकीद करने की आड़ में इसको रीट्वीट करते हैं। अब ये ट्वीट चंद दर्जन फॉलोअर्स से निकलकर लाखों करोड़ों फॉलोअर्स में फैल जाती है। तो फिर FIA का साइबर विंग इस ट्वीट करने वाले मुनीब कयानी को ट्रैक करके इस तक पहुंचता है और इसे जैसे भी समझा बुझा कर इसकी और इसके वालिद की एक तरदीद यानी इस घिनौने अमल की गलती पर एक वीडियो बनाई जाती है, जो बाद में फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स पर भी चलती है। और जो तौहीन आमेज़ अल्फाज चंद दर्जन फॉलोअर्स तक थे, वो बढ़कर करोड़ों लोगों तक फिर पहुँच जाते हैं। फिर मजीद इसे सियासी बनाकर इसका जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब किया जा रहा है ताकि बात पर मट्टी ना डाली जा सके और बार बार फौज के साथ इजहार यकजहती करके फौजियों बल्कि पूरी कौम के जज्बात को एक प्रोपेगंडे के जरिए तहरीक इंसाफ के खिलाफ उभारा जाए। हालांकि तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस ट्वीट की न सिर्फ मजम्मत की गई है बल्कि इससे लाताल्लुकी का इजहार भी किया गया है। लेकिन फिर भी आज मुस्लिम लीग की क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक बार फिर शहदा की तौहीन आमेज सोशल मीडिया कैंपेन को कुछ ऐसे हाईलाइट किया। देखिए। एक जमात जिसका माइंड सेट ही ट्रोलिंग है, उन फौजी अफसरान की शहादतों के ऊपर जो मदद के लिए निकले थे उनके ऊपर ट्रोल शुरू हो गए। मैं इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ और ये रवैया एक माइंड सेट जिसका नाम इमरान खान है, जिसके हुक्म के ऊपर होता है। लसवेला में हेलीकॉप्टर में जिसमें शहादतें हुई, उसके ऊपर जो रिएक्शन आया PTI के वर्कर्स का सोशल मीडिया पे, वो मेरा ख्याल है कि हमारी 75 साल तारीख़ में सियासत का ये लोएस्ट पॉइंट है। अगर कोई बच्चा जो है वो भटक गया है तो बड़ों का ये नहीं है कि उसको थापड़ी दें और उसको माल लगाएं, उसको पैसे दें और उसको इनकरेज करें। अब ये बात इस हद तक बढ़ गई है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो शहदा के जनाजों पर ना जा सकें, जिस पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर मियां रज़ा रबानी ने सदर पाकिस्तान से एक प्रेस रिलीफ के जरिए इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया कि वो मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर होने की हैसियत से अगर शहदा के जनाजों पर नहीं गए तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन सीनियर सहाफ़ियों जैसे सलीम साफ़ी का ये मानना है, वो ये कहते हैं कि उन्हें फ़ौज की तरफ से मना किया गया कि शहदा के ख़ानदानों के जज्बात इस मीडिया कैंपेन की वजह से इतने ज़्यादा मजरूह हैं, वो गुस्से में हैं, तो बेहतर है कि वो ना आएँ। जबकि ईवान सदर से इस खबर की तरदीद या तस्दीक अभी तक सामने नहीं आई है कि उन्हें शहदा के जनाजों में शिरकत से रोका गया या नहीं रोका गया। वजह कोई भी हो, सोशल मीडिया पर लगने वाली आग ने इस बात को इस हद तक बढ़ा दिया है कि सदर पाकिस्तान से लेकर अस्करी क़यादत और यकीनी तौर पर सियासी पार्टियों के सरबराहान ने भी अपने अपने मफादात के लिए इस हेलीकॉप्टर हादसे को सानहे को इस्तेमाल किया। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल ने इमरान रजीम चेंज के बाद इदारों पर उंगलियां उठाई हैं। बहुत से काबिल एतराज़ ट्रेंड्स बनाकर चलाए गए हैं, बाकायदा कैंपेन भी हुई है। ऐसी ही माजी में दूसरी सियासी जमातें भी करती रही हैं। फौज का तर्जुमान इदारा ISPR इस तरह की मुहिम जोई से निपटने के लिए बाकायदा कई बार तनबीह कर चुका है, एक्शन भी लिए जाते रहे। लेकिन यहाँ समझने की ये बात है कि महज सारी आग क्या एक नौजवान मुनीब कयानी की ट्वीट ने लगाई है जिसके चंद दर्जन फॉलोअर्स हैं। तो बीइंग एक कम्युनिकेशन स्टूडेंट मैं इसका जवाब दूं तो इसका जवाब है नो, बिग नो। इस चिंगारी को अलाव बनाने में बहुत सी बड़ी ताकतें शामिल हैं जिन्होंने इस पर तेल डाला है, जलती पर तेल का काम किया है, जो शायद ये चाहती हैं कि तहरीक इंसाफ को शहदा की तौहीन करने का जिम्मेदार बनाया जाए और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान उनके फासले बढ़ा दिए जाएं। हालांकि इमरान खान जनरल सरफराज शहीद के घर ताज़ियत के लिए भी गए और असद उमर ने PTI के कुछ और रहनुमाओं के साथ जनाजे में शिरकत भी की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो कि एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते थे, आज सोशल मीडिया ट्रेंड्स की वजह से ये एस्टेब्लिशमेंट से दूर हो चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट से दूरी ही के नतीजे में आज इनकी सियासी जमात भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार है, जिस पर वो न्यूट्रल्स को बार बार अपना किरदार अदा करने की याद दहानी करवाते रहते हैं। सियासी जमातों के सोशल मीडिया विंग और इनकी ऑर्गेनाइज कैंपेन जो महज एक दूसरे को गालियां निकालने तक महदूद थी और एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए इदारों को बदनाम करने लगी हैं, यानी उन्हें साइबर प्रॉक्सी वॉर्स कहा जाए
तो शायद ये गलत नहीं होगा। मगर ये अपनी सियासी मुखालिफत में इस हद तक सब बुखला गए हैं कि अपने सोशल मीडिया सेल्स के जरिए इदारों के खिलाफ बोलने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। कहीं जाने अनजाने में या सियासी मुखालिफत में अंधे होकर ये सोशल मीडिया सेल्स 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा तो नहीं बन रही। दुश्मन एजेंसियां और क्या चाहेंगी? वो भी यही चाह रही होंगी कि पाकिस्तानी अवाम को इदारों के खिलाफ कर दिया जाए। अब ये जो नौजवान मुनीब कियानी की ट्वीट है, इससे शुरू होने वाली आग पर तेल किस किस ने डाला और बात मुल्क के सबसे बड़े ईवानों तक कैसे पहुंची? ये कोई साजिश है या सोचा समझा प्लान है? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वजीर खारजा तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। शाह साहब, बहुत ही अफसोस की बात है जो लोग ये ट्रेंड्स चला रहे हैं, इसको रीट्वीट कर रहे हैं, महज चंद जिसने ट्वीट किया जिस बच्चे ने, उसके महज चंद फॉलोअर्स हैं, फिर उसको लाखों जिनके फॉलोअर्स हैं वो रीट्वीट करते हैं, बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है, मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच जाती है। आपको क्या लगता है कि ये साजिश की जा रही है एक बार फिर से कि तहरीक इंसाफ और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है जिनके ताल्लुकात में जाहिर है सियासी कुछ वजूहात के बिना पर एक दरार आई हुई है, इसको मजीद बढ़ाया जा सके, एक इदारे को और सियासी जमात को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए? हालांकि आप लोग तो तरदीद कर चुके हैं कि ये सोशल मीडिया विंग जो है तहरीक इंसाफ का, वहां से ऐसी कोई ट्वीट नहीं हुई। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारे शोहदा हैं हम उनको सलाम पेश करते हैं और उन्होंने खिदमत हल के लिए निकले हुए थे। वो फ्लड में घिरे हुए जो बलोच भाई थे, हमारे बच्चे थे, बहनें थी, उनकी मदद के लिए गए हुए थे, नंबर 1। नंबर 2, जनरल सरफराज साहब ए क्लास ऑफिसर, प्रोफेशनल सोल्जर, मैं खुद भी उनसे मिला हुआ हूँ और जितनी तारीफ की जाए कम है। हम उनके वरसा से इजहारे यकीनी भी करते हैं, उनके लिए दुआगो भी हैं। और आप मत भूलिए कि EU डिसइंफो लैब, मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूंगा कि किस तरह इन्होंने फेक अकाउंट्स के जरिए, अपने रोबोट्स के जरिए एक मुल्क के अंदर इंतशार और हम अपना एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए। अब इस वक्त ऐसी कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि आपको पाकिस्तान या फौज को गाहे बगाहे तनकीद करने का ना कोई मौका नहीं छोड़ते कि उन पर वो तनकीद करें, बेजा तनकीद करें, और वो सवाल बहाने ढूंढते रहते हैं। और हम जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ शोहदा को सलाम पेश करती है। हम समझते हैं कि दहशतगर्दी की जंग में उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है, पाकिस्तान की बका के लिए उनका एक किरदार है। चाहे फ्लड आए, चाहे जलजला आए, कोई आफत आए, उन्होंने एक भरपूर किरदार अदा किया है, अपनी जानों का नजराना पेश किया है हमें महफूज करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, ये लोग तंग नजर हैं जो इस किस्म की बात करते हैं, और ये अगर ट्वीट किया है और अगर रीट्वीट किया है तो ये बिल्कुल अफसोसनाक चीज है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। तो गलतफहमियां फैलाते हैं, फैलाएंगे, लेकिन एक बात तो है, एक बात हकीकत है ना शाह साहब, माजी में ऐसे ट्रेंड्स वो चाहे जनरल बाजवा को लेकर हों या पूरे इदारे को लेकर हों, ये चलते रहे हैं। अदम एतमाद की तहरीक के बाद ऐसे बहुत से ट्रेंड्स चले हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो सियासी वजूहात है ना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून आज उसी चीज को जोड़कर अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। मैं इस पे सवाल उठा रही हूँ, ये गलत है। मुस्लिम लीग नून तो सियासत कर रही है और वो हर पहलू से कोई सियासी मफाद तलाश कर रही है। आपने देखा कि वो खुद जब तनकीद करते थे तो वो छुपी हुई नहीं है, और आज वो मुहाफिज बने हुए हैं। ये सब ड्रामा है, ये सब सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मुल्क के इदारों के साथ सियासत नहीं करनी चाहिए, और फिर जब इस किस्म की ट्रेजेडी हो, इस ट्रेजेडी पर सियासत करना अफसोसनाक बात है। लेकिन आप समझते हैं कि माजी में जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग की जानिब से इस इदारे पर तनकीद की गई, जनरल बाजवा का नाम लेकर ट्रेंड चलाए गए, वो नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। बहस करो, देखिए
हमारी पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल ये नहीं है कि किसी की पगड़ी उछाली जाए, हमारी ये पॉलिसी नहीं है। आप मत भूलिए कि इस वक्त सोशल मीडिया पे किसी का कंट्रोल नहीं है, आप किसी को नहीं रोक सकते वो क्या करें। आए दिन हम पे तनकीद होती है, हम पर हमारी अपनी पार्टी वाले नुक्ताचीनी करते हैं, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग से किसी पार्टी का स्ट्रांग नहीं है सोशल मीडिया। हमारा सोशल मीडिया इफेक्टिव है, लेकिन देखिए हमारा जो सब लोग जो ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं, क्लिप्स डालते हैं, वो हमारे सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान के आम शहरी हैं, उन पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, किसी को नहीं कर सकता। और फिर फेक अकाउंट्स का एक और फेक न्यूज का एक नया रिवाज, एक नई कबाहत पैदा हो गई है। तो हमें ये सब चीजों को मद्देनजर रखकर बात करनी चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं आपसे अगर सियासी लिहाज से कुछ चीज़ें पूछ पाऊँ तो क्या सियासी लिहाज से आप लोगों के तहरीक इंसाफ के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात क्या बेहतर हैं? कोई बैकडोर राब्ते चल रहे हैं? देखिए, हम किसी बैकडोर रास्ते की हमें जरूरत नहीं है। हम जब भी बात करेंगे और मुलाकात करेंगे तो उसका एतराफ़ करेंगे। छुपाने की बात क्या है और छुट्टी मिलने की जरूरत क्या है? हम समझते हैं कि हमारा एक मौक़िफ़, उस मौक़िफ़ को बयान करने के लिए, उस मौक़िफ़ को उजागर करने के लिए मुलाकात हो भी सकती है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश भी किया जा सकता है। इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन कोई बैकडोर रास्ते मेरी इत्तलात के मुताबिक नहीं है। लेकिन जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम जो है वो न्यूट्रल्स ने दिया था, न्यूट्रल्स ने कहा था कि वो न्यूट्रल रहेंगे, अब आप लोगों पर प्रेशर आ रहा है कि जुर्रत करें, आप लोग नाम बताएं। इमरान खान साहब नाम क्यों नहीं बताते हैं? जनरल बाजवा ने कहा था, जनरल फैज़ ने कहा था, कहा किसने था? ताकि सब लोग पूछें भाई आप लोगों ने अगर कहा था तो किस वजह से कहा था? तो इस चीज़ को फिर खुल कर क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? क्यों नहीं नाम ले रहे हैं आप लोग? खान साहब क्यों नहीं नाम ले रहे हैं इनका? देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, आप हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको समझिए। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में शफाफ इंतखाबात हो, एक ऐसा इलेक्शन कमीशन हो जिसमें सलाहियत हो फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन करवाने की। हमारी नजर में जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या जो मौजूदा सेटअप है, वो अपनी गैर जानिबदारी कायम नहीं रख सका। अफसोस की बात है। देखिए, एक आईनी इदारा है और बहुत बड़ी उन पर आईनी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन नहीं रख सका। अब हम नहीं चाहते कि आने वाले इंतखाबात जो हैं वो मुतनाज़ा हो जाए। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि वो कौमी मफाद में मुस्तफ़ी हो जाए और ऐसे हजरात वहाँ आ जाए जिन पर सबको एतमाद हो और उनका एक नुकात की जगह हो मुल्क में। अब जिन न्यूट्रल्स ने उनको रखवाया था, अब वो क्या शायद वो ये इंतजार कर रहे हो कि वही शख्सियत, वही न्यूट्रल्स उन्हें कहें तो वही सौदे से हट जाएं? अब आपने तो नहीं रखा था उनको कि आपके कहने पे वो हट जाएं? नहीं, देखिए, अर्ज ये है कि जब आपके मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे और उनके ऐवान आप पर करारदादें, अदम एतमाद की करारदादें पास कर दे। पंजाब असेंबली अददी लिहाज से मुल्क की सबसे बड़ी असेंबली है, वहाँ रेजोल्यूशन पास हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जो है वहाँ रेजोल्यूशन हुआ। अब आप आगे चढ़े तो मतलब है कि बहुत से और लोग हैं जिन्हें एतराज़ात हैं। तो इस माहौल में वो क्यों अपनी इस जगह से चिपके हुए हैं? मैं समझता हूँ कि उन्हें एक बड़ा कदम लेना चाहिए और बिल्कुल कहना चाहिए कि मैं मुल्क के मफाद में इस इदारे की साख को बरकरार रखने के लिए मैं मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। ऐसे लोग आ जाएं जो कि मुल्क में ऐसा इलेक्शन करवाएं जो सबके लिए काबिल कबूल। तो मतलब कि जब तक ये इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी नहीं होगा आप लोग अब नए इंतखाबात की तरफ नहीं बढ़ना चाहेंगे? नहीं, हम कह रहे हैं कि हम बढ़ भी जाएं तो उसमें तनाज़ होंगे, उसमें एतराज़ात होंगे, उसमें किस्म किस्म के झगड़े होंगे। हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं मुल्क में अब अदम इस्तेहकाम की कैफियत न हो। हम चाहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। तो जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा हम इसकी बहरान पर काबू नहीं पा सकेंगे।
नहीं तो फिर इस पर आप लोग 1 महीने का वक्त क्यों देने जा रहे हैं हुकूमत को? फवाद चौधरी साहब तो यही कह रहे हैं ना, कल उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम 1 महीने का वक्त देते हैं इस हुकूमत को, 14 अगस्त को भी आपने इसी स्ट्रैटेजी का ऐलान करना है, तो फिर 1 महीने का वक्त कैसे? फिर तो बहुत से मामलात, बहुत सी मनाजिल अभी तय करना बाकी हैं। इलेक्शन कमीशन का एक मतनाज़ मामला है, जब तक ज़ाहिर है ये हल नहीं होगा, इंतखाबात की तरफ आगे कैसे बढ़ेंगे शाह साहब? देखिए, अर्ज ये है कि हम समझ रहे हैं कि हुकूमत बेजा तौर पर कुर्सी को चिपकी हुई है। मुल्क के हालात इस बात का तकाजा कर रही हैं कि इंतखाबात हो जाए। तो फिर आप लोग केपी के असम्बली और पंजाब असम्बली को डिसॉल्व कर दें, जवाब ही नहीं रहेगा वफाक के पास। देखिए हम तो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली जब आप जनरल इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं और चाहते हैं कि नए इंतखाबात हो, तो वो उससे केपी के असम्बली हो या पंजाब की असम्बली हो, उससे मुबर्रा तो नहीं होगी ना। तो वो सब इलेक्शन होंगे और हर जगह होंगे। सही। अच्छा, एक और चीज, पीटीआई की तरफ से जो आपने अपनी बेटी को टिकट दिया है, पीटीआई के जो कारकुन है बहुत ज्यादा एहतजाज कर रहे हैं हल्का NA 157 से मेहर बानो कुरैशी के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि पीटीआई तो इस एजेंडे को लेकर आई थी कि हमने सियासी जो एक खानदानी सियासत है, वरासती सियासत है, इसको ख़त्म करना है। अब लोग कह रहे हैं कि पहले इस सीट पर आपने अपने बेटे को टिकट दिया, वहाँ से उन्हें हटाकर सूबे में इसलिए ले गए कि आप वज़ीर आला बनवाना चाहते थे अपने बेटे को, इसलिए आपने उनको जो है ना सूबे में मुंतकिल कर दिया, वहाँ से इलेक्शन लड़वा दिया। तो लोग कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपकी बेटी के अलावा क्या कोई पीटीआई में अच्छा नॉमिनेटेड बंदा नहीं आप लोगों को मिला जो इस सीट से इलेक्शन लड़ सके? शाह साहब, पहली बात तो ये है कि मेरे बेटे ने वहाँ इलेक्शन लड़ा और मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़ा और पार्टी के बयानिया को आगे बढ़ाने के लिए वो सिटिंग एमएलए थे। वो अपनी सीट छोड़ के वहाँ गए, इसलिए गए पार्टी के लिए, और वो उनकी कामयाबी पंजाब में पार्टी की कामयाबी में उन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया, नहीं भी ऑफर की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, और लोग मुझसे जो पहले हैं सीनियर्स हैं उन्हें किया जाए। नंबर 1, वो वजारत किस किस्म के ओहदे की ऑफर थी, किस किस्म का ओहदा दिया जा रहा था जो उन्होंने लेने से इनकार किया? काबीना तो ऑफर थी, आ जाए आपको। अच्छा, 1 नंबर 2, चीफ मिनिस्टर का फैसला हम पहले ही कर चुके थे, आपने कहा एहतजाज करें। देखिए, हमारी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी में लोगों को इजहार का मौका मिलता है, करते हैं, लेकिन मैं आपको अर्ज कर दूं, वाज़े अक्सरियत से मशावरत हमने की, वाज़े अक्सरियत की राय थी कि हमें जो पीटीएम ने कैंडिडेट खड़ा किया है, हमें उनके मुकाबले बेहतर से बेहतर लाना चाहिए, क्योंकि रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ। मुझे कोई शौक था या कोई शौक है कि एक दिन में इलेक्शन लड़े, चंद दिनों बाद, लेकिन पीटीआई का कारकुनों का जी देखिए, एहतजाज वो कर सकते हैं, उनका हक है, वो शरीयत नहीं है, चंद लोग हैं, और उसके पीछे भी तो चीज बेनकाब हो रही है कि वो जो एहतजाज करवाया गया वो जिसने करवाया उसकी अब, लेकिन ये क्या ठीक है, वो बातें जवाज अपनी जगह, लेकिन क्या ये पीटीआई के इमरान खान के अपने बयानिए की नफी नहीं है कि वो इसको डीमोरलाइज करते हैं इस चीज को कि खानदानी वरासती सियासत नहीं होनी चाहिए? देखिए, बात सुनिए, लोगों ने चुनना है, ये को खाली रखने को नहीं जा रहा, ये लोगों के सामने जाएंगे और लोगों ने ना वोट के जरिए अपनी राय करना है। ये कोई रिजर्व सीट नहीं है तो मुफ्त आपको मिल जाएगी लिस्ट पे, ये तो आपको। बहुत शुक्रिया इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ ही। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब, एक ऐसी ट्वीट को जिसके चंद दर्जन मुश्किल से फॉलोअर्स थे, उसको रीट्वीट कर कर के इस मामले को इतना ज़्यादा फैला दिया गया
कि जिससे आपको पता है पाक फ़ौज को भी इसका दुख हुआ, जिसका उन्होंने इजहार भी किया। शोहदा के लवाहिकीन को भी बड़ी तकलीफ़ हुई ऐसे ट्वीट्स देखकर जिसमें शोहदा की तौहीन की गई, पाक फ़ौज के हवाले से नेगेटिव प्रोपेगेट जिस तरह चीज़ों को किया गया। अब समझते हैं कि इसको दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया गया, एक पाक फ़ौज को लेकर नेगेटिव सारी मुहिम चलाई गई और दूसरा इसको तहरीक इंसाफ से जिस तरह जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत भी बार बार देखें इस मामले को उठा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। अब समझते हैं कि जानबूझकर एक जमात को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के आगे लाकर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है ताकि मामलात और ख़राब हो। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये सारी चीज़ इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। और मेरा ख्याल है कि जो भी मीडिया स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको जो है, गवर्नमेंट हो जाए, स्टेक होल्डर्स दूसरे हों, उनको बैठ के इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया के हवाले से और जनरली मीडिया के हवाले से हमें कोई एक लाएअमल बनाना पड़ेगा। मीडिया को खुद सेल्फ रेगुलेशंस की तरफ जाने की ज़रूरत है और उसके लिए उन्हें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ रेगुलेशंस ऐसी हैं जो हमें सब मिलके सोशल मीडिया को किस तरीके से जो है वो किया। ज़ाहिर है इस वक्त बिल्कुल अनएडिटेड और बेलगाम सा नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें हमें सिर्फ देखना ये है कि ऐसा ना हो कि हम अक्सर जो हमारे यहाँ होता है कि हम जब कोई कवानीन बनाने जाते हैं, कोई रेगुलेशन बनाने जाते हैं, तो वो रेगुलेशंस कम, रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा बन जाती है और उसके सहारे हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं, हम टारगेट करते हैं। लेकिन इसके बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है। लोगों पे पर्सनल अटैक्स, उनकी प्राइवेसी, दूसरे ये कि जो डिफेमेशन लॉज हैं उनको सख्त करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है ताकि जो खामाखाई के इल्ज़ामात और पर्सनल अटैक्स इस तरीके से अवॉइड किए जा सकें। लेकिन जो गवर्नमेंट कर रही है वो मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है जो शोहदा हैं जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी और एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए वो काम कर रहे थे। ज़ाहिर है हज़ारों की तादाद में जो सैलाब ज़दगान हैं बलूचिस्तान में वो फंसे हुए हैं। हमारी कितनी ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ काम कर रही हैं, हमें मुश्किल से 10 ऑर्गेनाइजेशन नज़र आएंगी जो वॉलंटरली काम कर रही हैं। तो ऐसे में इस चीज़ को इससे लिंक करना मेरा ख्याल है बहुत अफसोसनाक चीज़ है। लेकिन गवर्नमेंट को इसमें बिल्कुल कतई तौर पे जो है ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का इशू ही नहीं है। ये बिल्कुल एक नेशनल इशू है। इसको नेशनल इशू की तरफ देखना चाहिए। आप कोई इंक्वायरी हो, कोई आप बना दें, कोई कमीशन बना दें, उसमें कोई चीज़ सामने आती है तो उसको अब इस बात पे लेकर सदर आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालिबा करना, सारा मलबा पीटीआई पर डालना। आपको पता है इमरान खान भी गए, जनरल सरफराज शहीद उनके घर पे गए, ताज़ियत की जाके, असद उमर और कुछ रहनुमाओं ने के जनाजे में भी शिरकत की। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत को इस मामले पे इस तरह प्रोपेगेट नहीं करना चाहिए? और क्या आप समझते हैं कि इस सब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है मज़ीद ताल्लुकात ख़राब होंगे इसके बाद? वो ताल्लुकात ख़राब हो नहीं हो, लेकिन गवर्नमेंट को एहतियात से काम, हमेशा गवर्नमेंट जो है वो एहतियात से काम लेती है। इस तरीके से नहीं देखते हैं कि हमारे मुल्क में अपोजिशन भी वो करती है और अपोजिशन के पास फ्री हैंड होता है, वो कर सकते हैं जो भी कहें। लेकिन गवर्नमेंट कभी भी और ख़ास तौर पे ऐसे मामले में क्या कोई चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है? क्या ये कोई जो है वो आपने कोई कमीशन बना दिया है, जुडिशल कमीशन बना दिया है या इस तरह का कोई वो बनाया, उसकी कोई फाइंडिंग्स हैं? मतलब आपके लिए क्या सिर्फ यही एक टारगेट है कि किसी भी तरीके से किसी भी जगह जो है वो पीटीआई को माफ़ नहीं करना, हर जगह पकड़ना है? मेरा ख्याल है ये अप्रोच गलत है। इस अप्रोच को रिविजिट करने की ज़रूरत है। ये एक बहुत सेंसिटिव सा मामला है। आपके बहुत ज़ाहिर एक 3 स्टार जनरल इसमें हुआ है, एक 2 स्टार जनरल, 1 स्टार जो है ब्रिगेडियर्स इसमें शहीद हुए हैं। ऐसे मौके पे इसको इस तरीके से लिंक करना, मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और अगर ऐसी चीज़ है, जाहिर है आपको नहीं लगता जब से इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए निकाला है उसमें कोई शक नहीं है पीटीआई के सोशल मीडिया विंग ने
मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक कैंपेन चलाई है, जनरल बाजवा को लेकर बड़ी तनकीद की है, एस्टैब्लिशमेंट पर बहुत तनकीद की है, तो अब कुछ लोग उस सूरत हाल का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इस चीज़ से जोड़ रहे हैं और अपने सियासी फ़वायद जो हैं वो हासिल करना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, सियासी महाज को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में ताल्लुकात ठीक नहीं है। पिछले दिनों भी आपको पता है कि न्यूट्रल्स को लेकर इमरान खान ने क्या कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में उनको कहा गया था न्यूट्रल्स की तरफ से कि आप इनको लगाएं, ये न्यूट्रल रहेंगे। मतलब कि वो मामलात अपनी जगह है, लेकिन इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब देखिए शादिया, सियासी मामलात होते रहते हैं। हालांकि मेरा ख्याल है सियासी मामलात में भी सियासी जमातों के जो सोशल मीडिया विंग्स हैं, और उसमें ज़ाहिर है लीडिंग पीटीआई का सोशल मीडिया विंग है, जो उसमें जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल होती है, जिस तरह जो है अपने मुखालफिन को टारगेट किया जाता है, अपने हामियों को प्रेज़ किया जाता है, उसको कभी भी इमरान खान ने और मुझे नहीं पता उनके पॉलिटिकल जो कमेटीज़ वगैरह हैं वो कभी इन चीज़ों पर गौर करती हैं कि जिस तरह की ज़बान हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरह हम अपने यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं। वो अपनी जगह है, वो सियासी मुखालफत एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपनी जगह है, लेकिन ये मसला सियासत का नहीं है, ये मसला नेशनल कॉज का है। ये मसला एक ऐसी चीज़ का है, आप जाए ना लोग ये तहरीक इंसाफ हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, ये सारे बलोच नेशनलिस्ट पार्टीज़ हो गई हैं, ये जाए ना सैलाब ज़दगान की मदद तो करें, उधर जाके वहाँ नज़र तो आएँ ये लोग, बजाय इसके कि आप बैठ के सोशल मीडिया पे इस तरह की कैंपेन करें और गवर्नमेंट उसको टारगेट करे। इन सारी चीज़ों को कोई तो एक ऐसा इशू हो कि जहाँ हम सियासत से बालातर होकर सोच सकें, कोई तो ऐसा इशू हो जहाँ हम सियासी इल्ज़ामात एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी से इज्तनाब करें। ऐसा लगता है कि हम बस मौके की तलाश में होते हैं, पीटीआई को अगर मौका मिला वो हमला आवर हो जाते हैं, हुकूमत को मौका मिलता है वो हमला आवर हो जाती है, और इसमें हम देखते ही नहीं हैं माफ़ कीजिएगा, देखते ही नहीं है कि इसका बाहर इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब जाहिर है जब सोशल मीडिया पे आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे या मेन स्ट्रीम पे, तो इंटरनेशनल मीडिया भी तो देखता है, आपका उसी मुल्क में भी तो देखा जाता है आपका, तो आप क्या इमेज दे रहे हैं, आप कौन सी सर्विस जो है वो अदा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक तरफ आपने माजी में देखा कि किस तरीके से हमने सियासी मुखालफिन को क्रैक डाउन किया इस नेशनल सिक्योरिटी और इसके नाम से, और आज हम एक दूसरा रुख देख रहे हैं उसका। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है सारी जमातों को ठंडे मिजाज से इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। सोशल मीडिया एक बहुत एक्टिव मीडिया है, लेकिन उसका इस तरह इस्तेमाल करना जो है हमारी कौमी शनाख्त के लिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अब्बास साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अर्ली इलेक्शन के लिए वफाकी हुकूमत को 1 महीने का अल्टीमेटम दे रही है, जबकि नून लीग जब अपोजिशन में थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से अर्ली इलेक्शन का मुतालबा करती थी। आज इक़्तिदार में आकर पीटीआई के उसी मुतालबे से भागती नज़र आती है। मगर हैरत की बात यह भी है कि इक़्तिदार में आने के बाद नून लीग ने जो मुश्किल फ़ैसले किए उनके नतीजे में अवाम में अपनी मकबूलियत से हाथ धो बैठी है, और इसका खमियाजा पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में भुगतना भी पड़ा है नून लीग को कि बड़ी मुश्किल से 20 में से 4 सीटें नून लीग के हाथ में आई हैं। अब नून लीग पर बहुत दबाव है कि अगर अर्ली इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो चूंकि पीटीआई की मकबूलियत का ग्राफ इस वक्त बुलंद हो रहा है, इसीलिए आम इंतखाबात में अगर फौरी होते हैं तो नून लीग को शिकस्त हो सकती है। लिहाजा नून लीग का बयानिया मजबूत करने और पीटीआई का मुकाबला करने के लिए पार्टी की सीनियर क़यादत ने नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुतालबा किया है, क्योंकि नून लीग के हवाले से तासुर आम है कि वोट बैंक तो नवाज शरीफ का ही है, वोट नवाज शरीफ को ही मिलता है। लिहाजा चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं लाते
तो नून लीग मुश्किल में फंस जाएगी। इस वक्त हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी लंदन में नवाज शरीफ के साथ अहम मुलाकातों में मसरूफ़ हैं और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने एक बार फिर नवाज शरीफ की आमद की तरफ इशारा किया है। वो कहते हैं कि 15 सितंबर तक नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं, लेकिन जावेद लतीफ़ शायद ख़बरों में रहने के लिए ऐसी बात करते हैं। पहले भी वो 1-2 बार ऐसी बात कर चुके हैं और इन तारीखों को गुजरे भी कई महीने हो गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए माहौल साजगार है, और अदालतों से अगर रिलीफ नहीं मिल पाया तो जेल जाने का भी कोई फ़ायदा नून लीग को जो मिल सकेगा या नहीं। आइंदा इंतखाबात को लेकर नून लीग की हिकमत अमली क्या है, क्या नून लीग तहरीक इंसाफ का जो 1 महीने का अल्टीमेटम है इसको कैसे ले रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब आपका। जब पीटीआई इक़्तिदार में थी आप लोग अर्ली इलेक्शंस की बात करते थे, आज आप लोग इक़्तिदार में, आज पीटीआई मुतालबा कर रही है कि फौरी इलेक्शंस करवाए जाएँ। अब वो आप लोगों को 1 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 1 महीने में आप इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, वक्त का तयन करें, नहीं तो हम अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ जब जलसे जुलूस करती है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है, जिसको आप लोग भी भरपूर तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी है, वजह क्या है कि आप लोग फौरी इंतखाबात नहीं चाहते हैं? नहीं, पहली बात तो ये है, हम किसके कहने पे फौरी इंतखाबात कराएं? इमरान खान के कहने पे? हमारे दिमाग पागल है? इमरान खान के कहने पे इलेक्शन करवाएं? हमारा दिमाग पागल है कि हम इलेक्शन करवाएं उसके कहने के ऊपर? वो तो कहता है मुझे आर्मी चीफ भी तब्दील करके दें, वो कहता है मुझे चीफ इलेक्शन कमीशन भी तब्दील करके दें, वो कहता है चीफ जस्टिस भी मेरी मर्जी का हो, वो कहता है निगरान हुकूमत भी मेरी मर्जी की हो, फिर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। वाह जी वाह। बाकी रहेगी बात अल्टीमेटम की। वो अल्टीमेटम जो है वो उसने 25 मई को भी दिया था, फड़कने नहीं दिया उसको हमने। उसने कल भी अल्टीमेटम दिया था जब ये इलेक्शन कमिश्नर के सामने जाना था। उसने इलेक्शन कमिश्नर के सामने जब जाना था रिजाइन मांगने के लिए, तो उसने कहा था मैं रेड जोन में जाऊंगा। घर बैठ के वो लोगों से मुखातिब हो रहा था, और जो तादाद F9 पार्क में थी, कराची में थी, वो आप अपने टीवी चैनल्स में दिखा चुके हैं। तो घर में बैठ के लोगों के बच्चों को आंसू गैस के लिए, डंडों के लिए बंदा कहे, लीडर कहे, तो मुझे ये बताएं कौन से लोग पागल हैं कि जो सड़कों पे आके इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे? और किसके लिए लड़ाई लड़ेंगे? उस शख्स के लिए। तो अगर आप लोगों को पता है कि अवाम ने तो निकलना ही नहीं है, नहीं सुन लेना, अगर आप लोगों को पता है कि अवाम ने इसके लिए निकलना है, इमरान खान के लिए निकलना है, तो फिर 25 मई को रोकने की क्या जरूरत थी? फिर देख लेते, फिर मैदान में आने देते कि कितनी अवाम इमरान खान के लिए क्यों नहीं जरूरत? मेरी बात नहीं, किसने रोका था? देखिए मेरी बात सुने। पहली बात यह है कि आपका रेड जोन जो है उसके अंदर एम्बेसीज हैं, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, और ये वो पार्टी है जो पार्लियामेंट पे भी हमला कर चुकी हुई है, जो पीटीवी पे भी हमला कर चुकी हुई है, जो वजीर आजम हाउस पे भी हमला कर चुकी हुई है। तो उसको हम आने देते? क्यों आने देते? ये स्ट्रेटेजी हमारी होगी, इमरान खान की नहीं होगी। और दूसरी बात सुन लें, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है नून लीग के लिए कि नून लीग के लिए कोई इलेक्शन में जाना जो है वो परेशानी है। लेकिन नून लीग जाएगी अगले साल 23 नवंबर बनता है या जो भी बनता है, 2023 के अंदर इलेक्शन होगा, और इलेक्शन उसी सूरत हाल में होगा जब पूरे मुल्क के अंदर तमाम हल्का बंदियां और ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, और जब निगरान हुकूमत कायम हो जाएगी, 3 इलेक्शन महीने कमीशन भी तब्दील हो जाएगा, उस वक्त इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन भी बदल जाएगा। क्यों इलेक्शन कमीशन तब्दील होगा? क्यों? वजह बताएं मुझे। क्या इलेक्शन कमीशन मैंने लगाया था? इलेक्शन कमीशन लगाया था इमरान खान ने। नहीं, वो कहते हैं न्यूट्रल्स ने कहा था। इलेक्शन वो कहते हैं न्यूट्रल्स ने कहा था। झूठ बोलता है वो तो। अच्छा सुने, अब वो ये कहता है कि राना सनाउल्लाह पे जो 15 किलो हीरोइन डाली थी वो भी न्यूट्रल्स ने डाली थी। अब ये भी वो कहता है। फिर वो कहता है कि न्यूट्रल्स ने मुझसे ये लगवाया था। तो भाईजान आप वजीर आजम किस चीज के थे? आप वजीर आजम किस चीज के थे? क्योंकि न्यूट्रल्स ने गारंटी दी थी ना कि न्यूट्रल रहेंगे, मुल्की मफाद। उन्होंने कहा था, मुझे कहा था मुल्की मफाद में आगे बढ़ने की जरूरत है। नहीं, देखे ना, आपको हमारे कोई क्लिप, तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूं। क्लिप याद होती है, इसका क्लिप निकाले ना, जब कहता था कि मैं वजीर आजम जब बनूंगा तो मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं तो अपनी मर्जी करूंगा। और भाईजान आपने अपनी मर्जी कैसे करनी थी आप बताएं ना। फिर न्यूट्रल जी आपको लेके आए थे, ये भी बताएं। फिर अगर उन्हीं के कहने पे आपके मेंबर, लेकिन एक चीज तो उन्होंने एडमिट किया है कि 2 गलतियां हुई हैं उनसे। एक सुल्तान सिकंदर राजा के नाम पर इत्तेफाक करके, और दूसरी गलती वैसे उन्होंने बताई नहीं है कि दूसरी गलती क्या है। वो एडमिट कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई है।
ओहो, इतनी गलतियों करने वाला पास नहीं होता भाई। आप इतनी गलतियां कर चुके हैं कि डाकू को वजीर आला लगा चुके हैं, ठीक है। आप दहशतगर्द वैसे जमात माफ को अपने कीजिएगा, साथ उसी डाकू अलायंस में के रख साथ चुके दुआए हैं। खैर आप लोगों ने भी की थी। अगर वो इमरान खान के साथ ना वो हमने जाते तो तो वो आज डाकू नहीं आपके कहा था साथ ना। होते। ओ हमने तो चले डाकू नहीं इमरान कहा, खान हमने के ना कहे किसी की डाकू को माँ, रख तो रहे थे बहन, ना। बेटी की हुर्मत को पामाल। नहीं तो वो इमरान खान को अल्लाह माफ करे, उसकी बात कोई हदीस थी? तौबा अस्तगफारुल्लाह। मेरी बात सुने, उसकी बात वो अपने मुंह से निकले हुए चपरासी को इंटीरियर मिनिस्टर रख सकता है, मुंह से निकले हुए बंदे को, डाकू को वो अपना वजीर आला बना सकते हैं। किसकी बात करते हैं? जो दिन में 10 दफा जो है वो करवट लेता है, वो उन पैसों को जो फॉरेन फंडिंग की सूरत में साबित कर दिए हैं इलेक्शन कमिश्नर ने। फॉरेन फंडिंग नहीं, ये गलत गाइड नहीं कर रहे हैं। अवाम, पूरी अवाम सुन रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, बाहर भी देख रहा है। ममनुआ फंडिंग फैसले में लिखा है, ममनुआ फंडिंग फैसले में लिखा है सर, ममनुआ फंडिंग। फॉरेन एडिड पार्टी लिखा है सर। मैंने भी फैसला देखा है सर। फैसले के अंदर नहीं पढ़ ले। अच्छा, अगर ना लिखा हो तो कल फिर मुझे ले ले, ना करें इस तरह। और दूसरी बात, इसके 4 मुलाजमीन के अकाउंटों से लाखों करोड़ों रुपए निकल आए, इनके 13 बेनामी अकाउंट निकल आए, तो आप कहते हैं कि जी हाँ कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे अकाउंट में पैसे कहां से आ गए हैं। इस तरह नहीं होता भाई जी, साबित करना होगा। और ये 100% मेरी उस पिटीशन को जो 2016 में मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने 6 साल पहले की थी, आज सर्टिफाइड चोर और डाकू इमरान खान को स्टैंप लगा के इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दी है और कह दिया है कि हां 6 साल पहले हनीफ अब्बासी ने जो कहा था वो सच साबित हो गया है। और दूसरी बात आप सुन ले जरा, खुदा के लिए 13 अकाउंट्स में से ये जो अकाउंट्स इसके निकले हैं, जिसमें असद उमर है, परवेज खटक है, जिसके अंदर मियां महमूद रशीद है, जिसके अंदर आरफ अलवी है, यहां 2 आईडी कार्ड अगर शाजिया रख लेना कोई एमएनए एमपीए, तो कोई जाके साबित कर दे कि इसके 2 आईडी कार्ड हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और इसकी तारीख लिखी हुई है। ये 62, 63 आप कह रहे हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ के गले पड़ा, ये इमरान खान के भी गले पड़े। यही बात कल एतजाज साहब कह रहे थे। बड़ा फर्क सुन है। लेना, ये बात एतजाज साहब कह रहे थे कि आज जो एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं वो कल आप लोगों के गले भी पड़ेगी, सबके गले पड़ेगी। और मेरी बात सुने, और भी लोगों को कोट कर ले, मेरी बात सुन ले। और दूसरी बात सुन ले मेरी, ये 62(1)(f जो है ना, अगर बेटे से सैलरी ना लेने की सूरत में 10,000 दिरहम अपने बेटे से सैलरी नहीं ली थी, अपने बेटे से सैलरी नहीं ली थी मियां नवाज शरीफ ने, तो आपने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो और इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर को, तो इस शख्स का तो 1 अरब निकाला है ना, 1 अरब निकाला है, 350 गैर मुल्की कंपनियां निकाली हैं, 34 गैर मुल्की लोग निकाले हैं, और फिर पीटते हैं, फिर खड़े होकर कहते हैं। आपने सोशल मीडिया पर वो लोग नहीं देखे जो चीख कर कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शहरियत भी हम लोग रखते हैं, हमने अपने शौक से, अपनी हलाल की कमाई से पैसे दिए, उन लोगों को भी बीच में डाला हुआ है। मैं आपको कहूंगा, आप गलत गाइड कर रही हैं। क्या आप गलत गाइड कर रही हैं? अगर 34, मेरी बात सुने, अगर 34 लोग जो हैं, जो 34 गैर मुल्की हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये वहां पे साबित होना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब हम डिक्लेरेशन भेजेंगे, कब भेज रहे हैं आप लोग? 34 कब भेज रहे हैं डिक्लेरेशन आप लोग? हमारी कैबिनेट की ये आफ्टर अशूरा कैबिनेट मीटिंग होगी, उसके अंदर इंशाल्लाह ताला पूरी कंसेंसस के साथ जो भी गुफ्तगू आएगी, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम, क्योंकि हम तो मजबूर हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले की वजह से कि उसने लिख दिया है कि आपने रेफरेंस भेजना ही भेजना है, ठीक है जी, तो हम तो वो मजबूरी के तहत भेजेंगे। और 62(1)(f जो है, इसके हवाले से भी जो गवर्नमेंट फैसला करेगी, मैंने जाना है या गवर्नमेंट ने जाना है, क्या किसने जाना है, ये फिर वो फैसला करेगी, और उसके मुताबिक ये दोनों चीज़ें अलग-अलग जाएंगी। और इंशाल्लाह ताला ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सामने बड़ा मासूम बच्चों की तरह कि जी मुझे तो पता ही चला मेरे अकाउंट कैसे खुल गया, मुझे पता ही नहीं चला मेरे माली के अकाउंट में पैसे कैसे आ गए, मुझे पता ही नहीं चला मुझे टी बॉय के अकाउंट में पैसे कैसे आ गए, मुझे पता ही नहीं चला मेरी बहन खरबोपति कैसे बन गई, मुझे पता ही नहीं चला मेरा महल कैसे बन गया, मुझे पता ही नहीं चला मेरे 13 अकाउंट्स जो है वो मेरे साथियों के अकाउंटों में अरबों रुपए कैसे आ गए, कुछ भी नहीं पता मुझे चला। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। क्या अमेरिका एमन अल ज़वाहिरी के बाद अपने मोस्ट वांटेड मज़ीद टारगेट्स जैसे तालिबान हुकूमत के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी या उसके वो रिश्तेदार जिन पर लाखों डॉलर की हेडमनी है, क्या अब उन्हें हिट कर सकता है? गुज़श्ता इतवार सुबह 6:18 पर अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग पर मिसाइल फायर होता है और इमारत की बालकनी में खड़ा एक शख्स मौके पर हलाक हो जाता है। यह खबर अमरीकी मीडिया में नशर होती है और फौरी तौर पर पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिसके बाद अमरीकी सदर जो बाइडन मीडिया को ये बताते हैं कि उन्होंने अमरीका के दुश्मन और अलकायदा के सरबराह एमन अल ज़वाहिरी को एक ड्रोन अटैक में मार डाला है। यह खबर मंजर आम पर आने के बाद कई अफवाहें और चहमगोइयाँ भी होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे अहम और असल सवाल ये था कि एमन अल ज़वाहिरी को टारगेट करने वाला ड्रोन कहां से उड़ा और क्या इस हमले में पाकिस्तानी हुकूमत ने भी कोई सहूलत मुहैया की या नहीं। मुख्तलिफ मगर गैर मस्तनद ज़राए से पाकिस्तानी फ़ज़ा इस्तेमाल होने बल्कि पाकिस्तानी अड्डे से अमरीकी ड्रोन उड़ने की बातें भी सामने आईं, मगर पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने बबांगे दोहल इन खबरों की तरदीद की और ये बताया कि अमरीकी ड्रोन पाकिस्तानी एयरबेस से नहीं उड़ा और ना ही एमन अल ज़वाहिरी के हवाले से किसी किस्म की इंटेलिजेंस शेयरिंग यानी कोई मदद नहीं की गई। दफ्तर खारजा की इस तरदीद के बाद DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी अफगानिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले में पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल होने की नफ़ी करते हुए कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि एमन अल ज़वाहिरी पर ड्रोन अटैक के लिए पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल हुई है। दूसरी तरफ जहां अमरीका अलकायदा के सरबराह एमन अल ज़वाहिरी की ड्रोन अटैक में हलाकत के हवाले से दावा कर रहा है, वहीं अफगान तालिबान ने ड्रोन हमले की तस्दीक तो की मगर किसी किस्म की हलाकत के हवाले से तस्दीक नहीं की कि एमन अल ज़वाहिरी इस ड्रोन हमले में मारा गया है। और अफगान तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि जिस इमारत पर ड्रोन अटैक हुआ है वो इमारत तो काफ़ी अरसे से खाली थी, जबकि इस वाक़े में होने वाली हलाकत के हवाले से हम तहकीकात कर रहे हैं और एमन अल ज़वाहिरी की हलाकत हुई या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अफगान तालिबान ने यह भी कहा है कि अलकायदा के सरबराह की काबुल में रिहाइश के हवाले से भी उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब इस सारे वाक़े में एमन अल ज़वाहिरी की लाश भी सामने नहीं आई और उस ड्रोन अटैक के नतीजे में तबाह होने वाली इमारत तक भी किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। अब यहाँ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। एमन अल ज़वाहिरी पर हमले के बाद से तालिबान हुकूमत के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ये मंजर से गायब हैं। ये वही सिराजुद्दीन हक्कानी हैं जिनके सर की कीमत $1 करोड़ लगाई जा चुकी है और उन्हें आलमी दहशतगर्द नामजद किया गया था। लेकिन जैसे अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ तो ना सिर्फ इन ग्रुप्स को छोड़कर अमरीका वहाँ से चला गया बल्कि दोहा में एक अमन मुआहदा भी किया गया। तो क्या अब दोहा मुआहदा ख़त्म हो गया है? क्योंकि सिराजुद्दीन हक्कानी के मंजर से गायब होने की वजह भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उन पर भी ऐसा ही ड्रोन अटैक हो सकता है। तालिबान हुकूमत के किसी वजीर पर अटैक का क्या मतलब है? क्या अमरीका एक बार फिर से जंग बंदी और अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके कोई नई जंग छेड़ने जा रहा है? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर बराए अफगानिस्तान रुस्तम शाह महमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह साहब आपका। रुस्तम शाह साहब, एमन अल ज़वाहिरी की हलाकत के बाद बड़े सवालात उठ रहे हैं कि क्या दोहा अमन मुआहदा ख़त्म हो गया है कि या इसके बाद जो अफ़गानिस्तान है एक बार फिर से 21 साल पीछे चला जाएगा? क्या फिर से एक बार वहाँ जंग शुरू हो जाएगी? आपको क्या लग रहा है? तालिबान तो इसकी तस्दीक नहीं कर रहे हैं, अभी तक वो तस्दीक नहीं की है कि एमन अल ज़वाहिरी जो है वो ड्रोन अटैक से मारा गया है। देखिए, पहली बात यह है कि एमन अल ज़वाहिरी जो थे वो अलकायदा के सरबराह तो थे, लेकिन उनका अलकायदा के जो फील्ड कार्डर्स हैं बहुत अरसे से उनके साथ कोई ताल्लुक़ उनका नहीं था। वो एक रेक्लूस की ज़िंदगी गुजार रहे थे, एक बिल्कुल आइसोलेशन में थे। वो अलकायदा तहरीक के साथ तकरीबन इर्रेलेवेंट हो गए थे। दूसरी बात यह है कि अलकायदा तंजीम खुद सुकड़ती जा रही है, वो श्रिंक हो रही है। उसके फॉलोअर्स अब और तंजीमें मसलन इस्लामिक स्टेट जो है वो दाइश वगैरह उनको ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनके मकासद से लोगों को दिलचस्पी ज़्यादा नहीं है, न उनके मकासद लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो अलकायदा इस वक्त डिक्लाइन पर है, लेकिन उनका मारा जाना प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए, अमेरिका के लिए एक कामयाबी ज़रूर है, अगरचे सिम्बलिज्म इसका बहुत है।
कोई फील्ड पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन यही जो बाइडेन थे, जो प्रेसिडेंट ओबामा के साथ जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे तो उसी कमरे में ये बैठे हुए थे कि उसामा पे जो अटैक हुआ और उसामा को जो हलाक किया गया और उनको जो उनकी मैयत को उठा लिया गया और समंदर में फेंक दिया गया, तो ये उनके साथ थे। तो ये भी ये कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसा कारनामा अंजाम दूं कि मेरी भी जो उस वक्त जो उनकी क्रेडिबिलिटी रेटिंग है वो गिरती जा रही है, ताकि लोग मुझे भी एक कामयाब सदर की तरह से जान लें। तो एक बात तो ये है। और दूसरी बात, जहाँ तक ये दूसरी बात का ताल्लुक़ है कि सिराजुद्दीन हक्कानी पे हमला, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इतनी बहुत बड़ी गलती कर सकेगा, क्योंकि उस सूरत में तालिबान तहरीक और अमेरिका के दरमियान एक मुकम्मल ब्रेक आ जाएगा जो कभी मुंदमिल नहीं हो सकेगा। और तीसरी बात यह है कि फिर अफगानिस्तान मजबूर होकर चाइना की गोद में चला जाएगा, जो कि अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिकली एक बहुत ज़्यादा एक धचका होगा। तो अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि तालिबान की हुकूमत मुकम्मल तौर से अमेरिकियों के साथ बिल्कुल कट ऑफ करके चाइनीज कैंप में शामिल हो जाए। तो उनके लिए वो कई मंजर पर नजर नहीं आ रहे हैं, अपनी वजारत में नजर नहीं आ रहे हैं, क्या उन्हें जाहिर है इस तरह का कोई खदशा है तो वो गायब हुए हैं मंजर से कि अब नेक्स्ट टारगेट वो हो सकते हैं? हो सकता है उनको ऐसा खदशा हो, या हो सकता है तालिबान की शूरा ने ये फैसला किया हो कि ये जो हमला हुआ इससे हमारी साख पर भी कुछ आंच पड़ा कि काबुल के अंदर एक मकान में इतनी प्रेसिजन बॉम्बिंग करके ऐमन ज़वाहिरी को अगर वो हलाक कर सकते हैं तो फिर उनकी बारी भी आ सकती है और इसी तरह ड्रोन मारा जा सकता है। तो उनको शायद तालिबान ने क़स्दन एक पॉलिसी के तहत, एक नज़रिए के तहत उनको ज़रा अलहदा कर दिया है, ताकि इस दौरान वो अमेरिका से बातचीत कर लें कि अमेरिका के आगे क्या इरादे हैं। क्योंकि इस वक्त तालिबान और अमेरिका के दरमियान बातचीत जारी है। जो $7.5 बिलियन अफगानिस्तान का जो पैसा है जो अमेरिका ने रोक रखा है और जिसकी वजह से अफगानिस्तान की मईशत तकरीबन कोलैप्स हो गई है, तो उसमें वो इंगेजमेंट अभी जारी है, वो बातचीत अभी जारी है। लेकिन अगर ये मामलात बीच में आ गए, लोगों के साथ बातचीत जारी है ना, जिसकी आप हेडमनी रखते हैं, ये अमेरिका की दोगली पॉलिसी नहीं है कि जब वो काबीना का हिस्सा बन रहे थे सिराजुद्दीन हक्कानी, तब अमेरिका को भी पता था, पूरी दुनिया को भी पता था कि आलमी दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, $1 करोड़ आपने सिराजुद्दीन हक्कानी के सर की कीमत रखी हुई है, तो अब बातचीत भी उन्हीं से कर रहे हैं। क्या अमेरिका इन सब चीज़ों को अपने मफाद में नजरिया ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करता है? जब आपने कामयाबी हासिल करनी है, लोगों के सामने क्रेडिट लेना है, तो ऐसे टारगेट्स को जो है ना आप अचीव करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो आप जो है ना वो भागकर अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश करते हैं, जो आपने पिछले साल की, और आंखों पर पट्टी बांध ली कि ऐसे लोग आप इस यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं, जिंदा छोड़कर जा रहे हैं, जिनकी आपने हेडमनी जो है ना वो मुकर्रर की थी। देखिए, सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं होता और अमेरिकन डिप्लोमेसी में तो कोई भी हर्फ आखिर नहीं है। वो तो दोस्त को भी भगा देते हैं और दुश्मन को बगलगीर कर लेते हैं, एम्ब्रेस कर लेते हैं, तो उनसे ये बैद नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर अमेरिका के मफाद की बात की जाए तो अमेरिका का इस वक्त तालिबान रहनुमाओं को निशाना बनाना मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी गलती होगी, जिस पे वो पछताएंगे और अफगानिस्तान मुकम्मल तौर से उनके हाथ से, उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बिल्कुल निकल जाएगा और जो CPEC वगैरह जो है वो कामयाब हो जाएगा, जिसकी वजह से चीन का असर रसूख सारे खित्ते में खुसूसन फिर पाकिस्तान में बढ़ेगा। और ये बात अमेरिकन को अच्छी तरह मालूम है कि अगर CPEC कामयाब हो जाता है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया से तिजारत करने लगता है, तो फिर तो ईरान और सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये सब के सब जो हैं अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकल जाएंगे और चाइना के और करीब होते जाएंगे, जो चाइना के लिए शायद, जो अमेरिका के लिए एक अच्छी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सफ़ीर अफगानिस्तान रुस्तम शाह महमूद साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।